जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। सियासी भूकंप, ये दो शब्द अगर देश के किसी राज्य की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो राज्य है महाराष्ट्र। साल 2019 के अक्टूबर में जब राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद से लेकर लगातार महाराष्ट्र में कई ऐसे कांड हो चुके हैं जिनको कि सियासी भूकंप के तौर पर परिभाषित किया गया है। साल 2019 में सरकार बनने से पहले, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने से पहले ही काफी नाटकीय घटनाक्रम हुए। सबसे बड़ा भूकंप तो यह आया कि जब शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन जो था वो टूट गया, दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। उसके बाद नवंबर के महीने में एक और भूकंप आया 23 नवंबर 2019 को, जब एक सुबह अचानक अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके शपथ ले ली उप मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद उस सरकार जो है 3 दिनों से ऊपर चल नहीं पाई क्योंकि शरद पवार ने खेल कर दिया और अजीत पवार के साथ जो विधायक गए थे उनको धमकाया कि अगर आप वापस नहीं आए तो आपके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। और फिर अजीत पवार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए उसके बाद, लेकिन उनकी सरकार 2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि खुद उनकी अपनी पार्टी में बीजेपी ने बगावत करवा दी। एकनाथ शिंदे पार्टी का एक धड़ा लेकर अलग हो गए। तो ये तीसरा बड़ा भूकंप था जब ठाकरे सरकार गिर गई और शिवसेना में बगावत हुई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद अगला बड़ा भूकंप तब आया जब असली शिवसेना की मान्यता एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिल गई, जो गुट एकनाथ शिंदे के साथ में था। चुनाव आयोग ने ना केवल एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का आधिकारिक नाम दे दिया, बल्कि इसके साथ साथ धनुष बाण जो कि चुनाव चिन्ह था सालों से, वो चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया। यह अगला भूकंप था। उसके बाद अगले साल आ जाइए, साल 2023 में। साल 2023 में एक और बड़ा भूकंप आया। यह भूकंप तब आया जब एनसीपी में बगावत हो गई और चाचा शरद पवार से बगावत करके भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी के साथ चले गए और महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद हाल ही में एक और भूकंप आया। एक और भूकंप कब आया? जब चुनाव आयोग ने जिस तरह से शिवसेना के मामले में अपना फैसला सुनाया था कि जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी वो ठाकरे परिवार ही शिवसेना से बाहर हो गया, उसी तरह से जिन शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी वे शरद पवार ही अपनी पार्टी से बाहर हो गए और पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी उनके भतीजे अजीत पवार के पास चला गया। इसके बाद एक और भूकंप आया। यह भूकंप इस बार कांग्रेस की तरफ से आया। कांग्रेस की ओर से बड़े ही गर्व से कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी में कि देखिए शिवसेना में बगावत हो गई, देखिए एनसीपी में बगावत हो गई, लेकिन कांग्रेस का कुनबा सुरक्षित रहा, कांग्रेस से किसी ने बगावत नहीं की। लेकिन ज्यादा दिनों तक कांग्रेस के लोग सिर उठाकर ये बात बोल नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस में भी बगावत हो गई। और ये बगावत की एक दिग्गज नेता अशोक चौहान ने, वो अशोक चौहान जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख रह चुके हैं और जिनके पिता शंकरराव चौहान कांग्रेस के महाराष्ट्र में एक स्तंभ माने जाते थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो अशोक चौहान भी चले गए। अब एक और भूकंप आने की तैयारी में है। अगर हम माने गिरीश महाजन की, तो गिरीश महाजन बीजेपी के एक नेता हैं और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो गिरीश महाजन ने हाल ही में एक बयान दिया कि हफ्ते भर में महाराष्ट्र में फिर से एक बार सियासी भूकंप आने वाला है। और उनकी बात को सियासी गलियारों में इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने से पहले और बीजेपी के साथ जाने से पहले करीब 15 दिन पहले उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि 15 दिनों में महाराष्ट्र में एक सियासी भूकंप आएगा। और वाकई में ऐसा हो गया। अशोक चौहान जैसा दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया। अब फिर से गिरीश महाजन वही बात कह रहे हैं। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भूकंप क्या होगा, आखिर क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। तो
सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से अशोक चौहान छोड़कर गए हैं, तो उसके बाद उनके खेमे के कई और विधायक वो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं और कांग्रेस महाराष्ट्र में खाली हो सकती है। अभी हाल ही में जिस नांदेड़ इलाके से अशोक चौहान आते हैं, वहां से 55 पूर्व पार्षद जो है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़ के। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नांदेड़ में एक तरह से बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि ये लोकसभा के चुनाव में ही पता चलेगा कि नांदेड़ की जनता किसके साथ रहती है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ में या फिर बीजेपी के साथ। तो एक तो ये चर्चा हो रही है कि जो बाकी के विधायक हैं वो हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं। अभी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लोनावाला में, उसमें करीब 12 विधायक नहीं आए थे और उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने धमकी भी दी थी कि जो विधायक नहीं आए हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए। हालांकि किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाया था, किसी ने कहा तबियत नहीं ठीक है, किसी ने कहा घर में कोई पारिवारिक फंक्शन है, किसी ने कहा कि मैं विदेश में हूं और किसी ने कोई कारण नहीं बताया था। एक नाम इसमें जो सीधे तौर पर नजर आ रहा है वो है जीशान सिद्दीकी का। जीशान सिद्दीकी को हाल ही में अचानक मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिससे वो काफी नाराज है क्योंकि उनका कहना था ये कोई नॉमिनेटेड पद नहीं था, ये चुना गया पद था और मैं चुना गया अध्यक्ष था और मेरे साथ नाइंसाफी की गई। और ये एक तरह से दर्शाता है कि कांग्रेस में काफी मुस्लिम विरोध है। कांग्रेस एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उसने सिर्फ चोला पहन रखा है धर्मनिरपेक्षता का। तो जो बागी तेवर जीशान सिद्दीकी ने दिखाए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वे भी पार्टी को नमस्ते कहने वाले हैं। इसके अलावा कई और भी नाम चर्चा में हैं जो हो सकता है कि अपनी पार्टी को छोड़ेंगे। एक नाम जयंत पाटिल का बीच में चर्चा में आया था, जो इस वक्त शरद पवार वाली एनसीपी के साथ में है, उनके वफादार बने हुए हैं, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी उनको भी साथ लेना चाहती है। तो क्या जिस सियासी भूकंप की बात कर रहे हैं गिरीश महाजन, उस भूकंप में इनका भी नाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल इस वक्त चल रहा है उससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है और संजय राउत ने इस पर काफी तीखा बयान दिया है। और संजय राउत ने कहा है कि ये बीजेपी जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है तो 2024 के आखिर तक पूरी बीजेपी जो है कांग्रेस में हो जाएगी, संजय राउत का कहना है। साथ में उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर वे चाहें, अगर शिवसेना चाहे तो रातों रात बीजेपी का सफाया हो सकता है, ऐसा बयान भी दिया गया। तो अब देखते हैं कि किस तरह का भूकंप आता है महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ होता है, कौन से नेता यहां से वहां जाते हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।